नमस्कार दोस्तों। भारत के संविधान में एक प्रोविजन है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में अनटचेबिलिटी को भी एक क्राइम बना दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। उसके साथ में स्टेट कोई स्पेशल प्रिविलेज्ड क्लास नहीं बनाएगा टाइटल्स देकर। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के संविधान के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, as a goal and an aspiration, equality of status and opportunity must be there. दोस्तों, इस वीडियो में we are going to study about equality, which is one of the cornerstone of Indian Constitution. Welcome to Shri Ram's IAS UPSC Prep channel. Welcome to this series of studying polity through mind maps. Let's begin our lecture. Moving forward, I would like to tell you about the one-to-one free mentorship of Shri Ram's IAS. If you have any doubt regarding your preparation, you can come to Shri Ram's IAS and talk to our expert mentors regarding your doubt. Now, the only thing which you have to do is to go to the description of this video, click the link which is given, fill the form, and we will approach you. Coming back to our lecture, coming back to our topic, equality, as mentioned in preamble. Now, preamble shows a lot many of things, especially the goals और the aspirations of the Indian public. और goals और aspiration के साथ साथ nature of state भी दिया हुआ है। state का nature रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरन है, सोशलिस्ट है। साथ ही साथ में ये गोल्स और एस्पिरेशंस के अंदर इक्वालिटी का मेंशन है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मेंशन है, लिबर्टी का मेंशन है, फ्रेटर्निटी का मेंशन है। So equality is one of the cornerstone, one of the most important factor in the Indian Constitution and also in the preamble. Preamble में equality दिया है, equality of status and opportunity. So what is equality of status and what is equality of opportunity? We are going to see. When you talk about status, so social status की बात हो रही है। दोस्तों, भारत में अगर आप ध्यान से देखें तो सोशल स्टेटस में हायरार्कीज बनी हुई है। कहा जाता है कि एक जाति अपर कास्ट है, एक जाति लोअर कास्ट है। देखिए, डिविजन्स अगर सोसाइटी में है तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, बट अगर डिफरेंट सेक्शंस बना दिए गए हैं उस डिवीजन के चलते और डिफरेंट सेक्शंस में हायरार्की बांट दी गई है कि एक सेक्शन अपर क्लास है और एक सेक्शन लोअर क्लास है, इश्यूज वहां से शुरू हो जाते हैं। सेम इज विथ रिलीजन, सेम इज विथ कल्चर, नॉट ओनली कास्ट बट रिलीजन और कल्चर पर भी ये सारी बातें लागू होती हैं। इफ यू कंसिडर वन रिलीजन टू बी अ सुपीरियर रिलीजन, वन काइंड ऑफ कल्चर टू बी अ डोमिनेंट कल्चर ओवर द अदर, और वन काइंड ऑफ कास्ट टू बी हायर देन द अदर, दैट इज द इशू। यहां पर बात हो रही है दोस्तों स्टेटस की, सोशल स्टेटस की। आपका सोशल स्टेटस क्या है और बर्थ के बेसिस पर यह सोशल स्टेटस बन जाता है। अगर आपका किसी पिछड़ी जाति में जन्म हुआ है, सोशल स्टेटस में आपको नीचे देखा जाएगा। वहीं पर अगर आपका किसी डोमिनेंट जाति में जन्म हुआ है तो आपको सोशल स्टेटस के ऊपर कई ऊपर लेडर पे आगे माना जाएगा। सिमिलरली, अगर आप मेजॉरिटी रिलीजन से हैं तो आपका स्टेटस अलग है और आप माइनॉरिटी रिलीजन से हैं तो आपका स्टेटस अलग है। भारत के संविधान में इस तरह की किसी भी इनइक्वालिटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। According to the Constitution of India and according to the provision of equality of status, सारे ग्रुप्स, सारी जाति, सारी प्रजातियां, सारे रिलीजन, सारे कल्चर सब एक समान है। There is equality before law. और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। तो दोस्तों, when it comes to the social status in the country, all the castes are same before the state. All the religions are same before the state. People speaking all the languages are same before the state. State does not discriminate on the basis of religion, on the basis of race, caste, sex, place of birth. That is what is equality of status. No hierarchy of classes, caste, gender, wealth in the society. Hierarchy is the problem. आप एक सोसाइटी को ले लीजिए और उसमें कई सारे डिवीजन कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप्स बना दीजिए। देखिए, प्रॉब्लम जब तक नहीं है जब तक सारे ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। प्रॉब्लम कहां से आता है? जब किसी एक ग्रुप को सुपीरियर बोला जाता है और किसी दूसरे ग्रुप को इंफीरियर बोला जाता है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द ग्रुप्स इन द सोसाइटी, ऑल द सेक्शंस इन द सोसाइटी, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, आप कॉलेज में भी पढ़े होंगे, आप एक
पर्टिकुलर ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के बच्चे कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? तो कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सो सेक्शंस बने हुए हैं। सेम बच्चे किसी ना किसी सोसाइटी से भी जुड़े रहते हैं, आर्ट सोसाइटी से, लिटरेचर सोसाइटी से, डांस सोसाइटी से जुड़े रहते हैं। सो देयर आर मेनी डिविजन्स, बट द प्रॉब्लम इज विद द हायरार्की। अगर आप बोलने लगे एक सेक्शन इज सुपीरियर टू द अदर सेक्शन, दैट इज द प्रॉब्लम। और सोशल लेवल पर ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड हैं। खास करके स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन सेवरल बेसिस, और कुछ ऐसे बेसिस हैं हिंदुस्तान में हमेशा इन बेसिस पर कुछ ना कुछ इश्यूज रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओरिजिन, डिसेंट, इन सब पर किसी ना किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। और सोशल स्टेटस में इक्वालिटी के खिलाफ रहता है। दैट इज द रीजन व्हाई equality of status is one of the goal, one of the aspiration which the people of the country wants to achieve. Moving forward, equality of opportunity. अब दोस्तों, अपॉर्चुनिटी की वजह से ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है तो आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करेंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे? सो अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन टू एवरीबडी एंड देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखा जाता है कि जो सोशली डोमिनेंट ग्रुप हैं उनके पास तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है, बट जो सोशली डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा कमी रहती है। दैट इज वेयर द स्टेट जंप्स इन। यहां पर सरकार आती है और सरकार जॉब्स देने की कोशिश करती है। जॉब्स से पहले भी बहुत सी चीजें होती हैं, बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन, क्लीन हाउसिंग, न्यूट्रिशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। रोटी, कपड़ा, मकान तो होना चाहिए फॉर अ पर्सन टू ग्रो, फॉर द सोसाइटी टू ग्रो एंड फॉर द कंट्री टू ग्रो। भारत अब सोच रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। फिर भारत ये भी सोच रहा है कि किस प्रकार से देश की in the international standing, India should be one of the best and the prominent country. For that, all the sections of the society has to move forward. All the sections of the society must come forward, and for that, opportunity has to be provided. Now, opportunities are there for the dominant sections, but they are not there for the deprived section. अब वो गरीबी से डिप्राइव हूं या सोशली डिप्राइव हूं, कास्ट की वजह से डिप्राइव हूं, रिलीजन की वजह से डिप्राइव हूं, जेंडर की वजह से डिप्राइव हूं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस होते हैं इनको अलग प्रकार का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। एंड देयर इज वेयर द अफर्मेटिव एक्शन कम्स इन। तो दोस्तों, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए स्टेट को मेहनत करना पड़ती है, स्टेट को एजुकेशन देना पड़ती है, हेल्थ प्रोवाइड करवाना पड़ती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना पड़ता है, हाइजीनिक लिविंग, प्रॉपर लिविंग प्रोवाइड करवाना पड़ती है। और इन सब के चलते आप देखेंगे जो डोमिनेंट सेक्शन है उनके पास तो अपॉर्चुनिटी रहेगी ही, साथ ही साथ जो पिछड़ा वर्ग है उनके पास भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एवरी इंडिविजुअल, देखिए सारे लोगों की बात की गई है दोस्तों, इसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन और जेंडर। एवरी इंडिविजुअल ये बोला गया हैज फेयर एंड has fair access to resources, all the resources of the country, jobs, education, rights without any discrimination. So that is what is equality of opportunity. जब equal access रहता है, सारे sections of the society के पास equal access रहता है, अब वो पिछड़ा वर्ग हो या फिर डोमिनेंट वर्ग हो, सबके पास, सोशली पिछड़ा वर्ग हो, इकोनॉमिकली पिछड़ा वर्ग हो या इकोनॉमिकली डोमिनेंट सेक्शन हो, सबके पास जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहती है तो आप देखेंगे अपने आप देश आगे बढ़ने लगेगा, अपने आप देश प्रोग्रेस करने लगेगा, सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन होने लगेगी, इक्वलिटेरियन सोसाइटी अपने आप बनने लगेगी। अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी होता है एंड द स्टेट हैज टू पॉजिटिवली कम फॉरवर्ड इन क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इक्वालिटी को एक गोल, एक एस्पिरेशन माना गया है प्रीएम्बल के अंदर, और उसमें दो बातें कही गई हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये सिर्फ कही नहीं गई हैं प्रीएम्बल के अंदर,
अगर आप संविधान के प्रोविजन देखोगे, स्पेशली आप फंडामेंटल राइट देखोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे, तो ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेंगी। आपको दिखेगा कि किस तरह से संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले हैं जिससे अपने आप किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब्सटेंशियल इक्वालिटी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, इफेक्टिव इक्वालिटी बनने के बहुत ज्यादा चांस होंगे, और सोशल जस्टिस हमेशा मेंटेन रहेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट आर the important provisions. Before coming to the provision, constitutional provisions, let us study about the significance. What is the significance? It ensures social justice and dignity of the individual. देखिए दोस्तों, सोशल जस्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है that there has to be equality. Without equality there cannot be social justice. कैसे होगा दोस्तों सोशल जस्टिस? अगर आप किसी एक को पिछड़ा वर्ग बोल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि सोशल जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस होने के लिए सारे वर्ग एक समान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गरीब तबके से आ रहे हैं उनके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जितनी अमीर लोगों के पास है। ठीक है, अमीर लोग अपना काम खुद से कर लेते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपने लिए खुद ही अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, बट जो गरीब तबका है उसके लिए एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड की अपॉर्चुनिटी तो बनना बहुत जरूरी है, और वो जब तक नहीं बनेगी जब तक सरकार एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, हेल्थ प्रोवाइड नहीं करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगी, प्रॉपर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। और अगर सरकार ने ये सारी चीजें प्रोवाइड की, अपॉर्चुनिटी बनाई, दैट सिंपली मीन्स सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं लागू हो रहा है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, उस समय हम बोल रहे होते हैं दैट हार्ड कोर इफेक्टिव चेंजेस हैव टू बी मेड इन द सोसाइटी। और जब हम बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की, सो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। द एटीट्यूड शुड चेंज, एटीट्यूड शुड चेंज इन सच अ वे दैट हायरार्कीज मस्ट नॉट बी देयर इन पीपल्स माइंड। सो दैट इज व्हाट द गोल एंड द एस्पिरेशन इज। और सिग्निफिकेंस क्या है? यू विल एंश्योर सोशल जस्टिस इन द कंट्री, ऑल्सो द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। इंसान के ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं होता है। प्राइस टैग क्यों नहीं होता? क्योंकि ना उसको खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। इंसान की डिग्निटी होती है, डिग्निटी। डिग्निटी कैन नॉट बी सोल्ड एंड कैन नॉट बी बॉट। और ये डिग्निटी मेंटेन कब होती है? इक्वालिटी के साथ। जब आप एक इंसान का और दूसरे इंसान का इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, उस समय सेम रिस्पेक्ट, सेम वर्थ, सेम वैल्यू होना चाहिए। अगर सेम रिस्पेक्ट, सेम वर्थ, सेम वैल्यू नहीं है तो डिग्निटी नहीं होगी। हाँ, ऑफ कोर्स, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, जो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको एक प्रकार का आदर दिया जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। एट द सेम टाइम किसी व्यक्ति ने अपनी टैलेंट का यूज करके बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत एस क्रिकेटर बन गए हैं, तो उस समय भी उनको एक स्पेशल रिस्पेक्ट दिया जाता है। दैट इज ओके। वो इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। इक्वालिटी के खिलाफ वो चीजें हैं जो एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी के कैटेगरी में आती है। और एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी क्या है दोस्तों? एंट्रेंच्ड इक्वालिटी का साफ मतलब है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे जो सोसाइटी में प्रिवेलेंट इनइक्वालिटी हो रखी हैं, उनके खिलाफ काम करना। That is what is the project of equality is all about. There is where you have to create the egalitarian society in entrenched inequalities को remove कर। So it ensures social justice and dignity of the individual. साथ ही साथ it removes the privileges based on birth. भाई बर्थ के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस दिए गए, उसको रिमूव हो जाएगा। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन वेल्थ, कास्ट, रिलीजन और जेंडर। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी इनके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रिविलेज भी नहीं मिलना चाहिए इनके बेसिस पे। भाई जस्ट बिकॉज यू हैव वेल्थ एंड जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन अ पॉलिटिकल फैमिली आपको राजा, धीराजा, महाराज, हुकुम बोलने लगे, ऐसा तो स्टेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 इसको बहुत अच्छे से प्रोहिबिट कर देता है। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। अगर आप इक्वालिटी सोसाइटी में लाओगे देन यू विल रिमूव स्पेशल प्रिविलेजेस। एट द सेम टाइम इट बैलेंसेस द इंडिविजुअल फ्रीडम विद कलेक्टिव गुड। एक वेलफेयरिस्टिक सोसाइटी में, एक सोशलिस्टिक
वे ऑफ लिविंग में कलेक्टिव गुड बहुत जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल्स को फंडामेंटल राइट नहीं मिले हैं, राइट्स कम्युनिटीज के भी हैं। अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस कम्युनिटी है और माइनॉरिटी में है, तो उसको भी कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट मिले हैं। अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो कम्युनिटी राइट्स या फिर कहें कि कलेक्टिव गुड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। और ये कलेक्टिव गुड तब तक नहीं आएगा जब तक किसी एक तबके को पिछड़ा माना जाएगा या फिर उससे पिछड़े की तरह बिहेवियर किया जाएगा या फिर उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन जैसी फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, तब तक कलेक्टिव गुड नहीं हो पाएगा। और इंडिविजुअल फ्रीडम तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक इक्वालिटी नहीं है इंडिविजुअल फ्रीडम पे भी कहीं ना कहीं आंच लगातार आती रहती है। मूविंग फॉरवर्ड, तो दोस्तों अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू इक्वालिटी। अगर पार्ट थर्ड की बात करें ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, और इस पार्ट थर्ड के अंदर एक कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी। उसके अंदर आर्टिकल 14 आता है, 15, 16, 17, 18। सो आर्टिकल 14 बोलता है देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो बोलता है स्टेट के सामने सारे लोग इक्वल रहेंगे। स्टेट जब कोई लॉ बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, कोई स्कीम बनाए, कोई प्रोविजन बनाए तो सबके लिए एक समान बनाएगा। दैट इज व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको कम सजा हो, और किसी दूसरे व्यक्ति ने सेम क्राइम किया है तो उसको ज्यादा सजा हो, इस तरह के कोई प्रोविजंस नहीं रहेंगे। साथ ही साथ में अगर कोई स्कीम बनाई जा रही है, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, तो उसमें कुछ फायदा दिया जा रहा है तो आप सबको सेम होगा। सो फायदे भी सेम रहते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का अगर दंड दिया जाता है तो वो भी सेम रहता है। दैट इज व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं दोस्तों, ये अफर्मेटिव एक्शन वाला एंगल यहां पर आ जाता है। अफर्मेटिव एक्शन मतलब पिछड़े जातियों के लिए, डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए, और वो डेप्रीवेशन इकोनॉमिक भी है, खास करके सोशल है इंडिया के अंदर, और कैटेगरीज भी मेंशन्ड हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इनके साथ जो हिस्टोरिकली हुआ है, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्डनेस इनके वे ऑफ लिविंग में आ गई है, उसको हटाने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस करती है, स्पेशल स्कीम चलाती है, कोई पॉलिसी लाती है या फिर रिजर्वेशन देती है, दैट विल बी अलाउड। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्विटी की बात बहुत जरूरी है भाई। जो डिफरेंटली सर्कमस्टेंस्ड हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो देयर विल बी परपेचुअल इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। और डिफरेंटली सर्कमस्टेंस्ड कौन है? पिछड़ी जाति एक तरफ और डोमिनेंट जातियां दूसरी तरफ। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर आपने पिछड़ी जातियों के लिए कुछ नहीं करा तो वो हमेशा और हमेशा के लिए पीछे ही रह जाएंगी। उनको आगे लाने के लिए कुछ प्रोविजंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो सरकार को बनाने पड़ते हैं, और इसी वजह से रिजर्वेशन भी दोस्तों दिया जाता है। आर्टिकल 15 में स्पेसिफिकली बोला गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस जो रहती हैं, वेल हो, रेस्टोरेंट हो, घाट्स हो, वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। साथ ही साथ 16 में सेम प्रोविजंस हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे तो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, रिलीजन के बेस पे नहीं करेगी, कास्ट के बेस पे नहीं करेगी, जेंडर के बेस पे नहीं करेगी। साथ ही साथ आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस्ड इन एनी फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज अ क्राइम, विल बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम। सो फिर से आप देखिए, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आर्टिकल नंबर 18 देखिए, कोई भी स्पेशल क्लास नहीं बनेगी, कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं बनेगी। और स्पेशल क्लास जो होती है, कोई प्रिविलेज्ड क्लास जिसको बोलते हैं, राजा, अधिराजा, महाराजा, ये सारे नहीं होंगे। टाइटल्स मस्ट नॉट बी गिवन बाय द स्टेट टू क्रिएट एनी स्पेशल क्लास, एनी प्रिविलेज्ड क्लास। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो दोस्तों, ये सारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इक्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को और ज्यादा इगैलिटेरियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और they all are justiciable in nature. That simply means if they are infringed, you can directly go to the Supreme Court under Article 32 and to the
हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। अब दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तीन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट अ सोशल ऑर्डर विच इज वेलफेयरिस्टिक इन नेचर। A social order which is welfareistic in nature। और वेलफेयरिस्टिक सोशल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए इनइक्वालिटी को हटाना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 38 इनइक्वालिटी को हटाने के लिए भी बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल होते हैं जो स्टेट को अपने दिमाग में रखने होते हैं कोई भी लॉ, कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी बनाते समय, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, लेजिस्लेटिव एक्शन हो चाहे एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, आपको बहुत ध्यान से यह बात समझनी होगी कि देयर आर सेवरल प्रोविजंस व्हिच मस्ट बी इनग्रेन्ड इन द पॉलिसी यू आर मेकिंग, इन द लॉ यू आर मेकिंग, इन द ऑर्डिनेंस यू आर पासिंग। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 38 जिसमें कहा जाता है कि सोशल वेलफेयर रहेगा और सोशल वेलफेयर के लिए इनइक्वालिटी को हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ में आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कई जगह देखा गया है कि आदमियों को और औरतों को अलग अलग पेमेंट दी जाती है फॉर द सेम वर्क, दैट मस्ट नॉट बी देयर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क विल बी देयर। आर्टिकल 46 क्या बोलता है? बैकवर्ड सेक्शंस के लिए बोलता है देयर शुड बी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द बैकवर्ड सेक्शन। स्पेसिफिकली बोलता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट्स के लिए स्पेसिफिकली। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहीं ना कहीं हिंट करते हैं स्टेट को इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए। साथ ही में आप देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें 4A, ये पार्ट 4 में आएगा एंड दिस इज पार्ट 4A। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ड्यूटी देखिए, ड्यूटी टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू विमेन्स डिग्निटी, और एक सौहार्द, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड बनाने के लिए भी ड्यूटी दी गई। भाई ब्रदरहुड कैसे बनेगा? जब सोसाइटी में हायरार्कीज रहेंगी और उन हायरार्कीज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, एक सोशल ग्रुप का दूसरे सोशल ग्रुप से, एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन से। सो एक तो डेरोगेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं अगेंस्ट द वुमेन मस्ट नॉट बी देयर, सेम टाइम ब्रदरहुड मस्ट बी मेंटेन। तो दोस्तों ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं जो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रियम्बल में बोला गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, उसको लागू करने के लिए संविधान में फंडामेंटल राइट के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कुछ ना कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। दोस्तों आपको नहीं लगता इक्वालिटी एक ऐसी चीज थी जिसकी खोज भारत को बहुत लंबे समय से और बहुत पहले से थी? ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ऑल्सो इंडियन पीपल वर आइंग टूवर्ड्स इक्वालिटी, और इक्वालिटी को इसीलिए इतना प्रोमिनेंस और इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है while making the Indian Constitution, and that is the reason why all these provisions have been inserted. So I hope you have understood this whole concept of equality, equality of status, equality of opportunity given in the Indian preamble. So thank you very much for joining me in this lecture. We are going to meet in the next lecture with the next very important topic. Thank you very much and Jai Hind.